स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ए नेपाल, बी भारत, सी तिब्बत, डी भूटान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी तिब्बत। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सिंधु तिब्बती में इसे सेंगगेचू या लाया नदी कहा जाता है। दक्षिण एशिया की एक प्रमुख नदी है जिसका उद्गम ट्रांस हिमालय में मानसरोवर झील के पास तिब्बत में होता है। यह नदी तिब्बत, भारत और पाकिस्तान से होकर बहती है तथा इसके जल निकासी बेसिन क्षेत्र में लगभग 200 मिलियन लोग निवास करते हैं, अतः विकल्प सी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. अबुझमाड़ क्षेत्र अबुझमाड़िया जनजातीय लोगों का आवास है जिन्हें छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में मान्यता प्राप्त है। 2. अबुझमाड़िया मुरिया जनजाति की उप जनजातियां हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अबुझमाड़ वन क्षेत्र। अबुझमाड़ क्षेत्र में अबुझमाड़िया जनजाति के लोग रहते हैं जिन्हें छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों में से एक माना जाता है, अतः कथन एक सही है। पीवीटीज जनजातीय समूहों की एक विशेष श्रेणी है जिसे भारत सरकार द्वारा कृषि पूर्व प्रौद्योगिकी स्तर, घटती जनसंख्या और अत्यधिक पिछड़ेपन जैसे मानदंडों के आधार पर पहचाना जाता है। अबुझमाड़िया गोंड जनजाति की उप जनजाति है, अतः कथन दो सही नहीं है। अगला प्रश्न है, सरकारी ई मार्केट प्लेस या जीईएम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसे वर्ष 2016 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। 2. इसका उद्देश्य एमएसएमई से 25% अनिवार्य खरीद सुनिश्चित करना है जिसमें SC/ST समुदायों के एमएसएमई उद्यमियों से 4% की उपलक्ष्य वृद्धि शामिल है। 3. जेम पोर्टल के माध्यम से सभी सरकारी खरीद को अनिवार्य किया गया है जिसमें सबसे कम मूल्य देने वाले विक्रेता से खरीदने का प्रावधान है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी केवल तीन, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सरकारी ई मार्केट प्लेस या जीईएम पहल अगस्त 2016 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा सरकारी खरीदारों के लिए एक खुला और पारदर्शी खरीद मंच बनाने के लिए शुरू की गई थी, अतः कथन एक सही है। जीईएम विभिन्न हितधारकों के साथ मिलकर एमएसएमई इकोसिस्टम में कार्य कर रहा है, विशेष रूप से SC/ST उद्यमियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ताकि सभी सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में एमएसएमई से 25% अनिवार्य खरीद का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। इसमें SC/ST समुदायों के एमएसएमई उद्यमियों से 4% की उपलक्ष्य विधि भी शामिल है, अतः कथन 2 सही है। जीईएम के नियमों के अनुसार लैपटॉप से लेकर फर्नीचर तक सभी सरकारी खरीद जीईएम पोर्टल के माध्यम से की जानी चाहिए जिसमें सबसे कम मूल्य देने वाले विक्रेता से खरीदना अनिवार्य है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसने दिव्यांग छात्रों के समग्र विकास पर विशेष रूप से निगरानी रखने के लिए समग्र प्रगति कार्ड की शुरुआत की है। 2. एनईपी 2020 का मुख्य केंद्र स्कूली शिक्षा में बहुभाषावाद और मातृभाषा आधारित शिक्षा है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो एक और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 में शैक्षणिक कौशल और सामाजिक संवेगात्मक विकास सहित समग्र छात्र विकास की निगरानी के लिए समग्र प्रगति कार्ड की शुरुआत की गई है। हालांकि ये सभी छात्रों के लिए बनाया गया है, विशेष रूप से दिव्यांग छात्रों के लिए नहीं, अतः कथन एक सही नहीं है। एनईपी 2020 बहुभाषावाद को दृढ़ता से प्रोत्साहन प्रदान करता है और अनुशंसा करता है कि मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा कम से कम ग्रेड 5 तक, अधिमानतः ग्रेड 8 तक शिक्षा का माध्यम हो, अतः कथन 2 सही है। यह बच्चे की घरेलू भाषा में बेहतर शिक्षण परिणामों का समर्थन करने वाले शैक्षणिक शोध पर आधारित है। अगला प्रश्न है, परमाणु अप्रसार संधि या एनपीटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसे वर्ष 1968 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अनुमोदित किया गया था और इसका उद्देश्य परमाणु सशस्त्र देशों द्वारा परमाणु निरस्त्रीकरण करना है। 2. परमाणु ऊर्जा एजेंसी एनपीटी के अनुपालन की निगरानी हेतु उत्तरदायी है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो एक और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। परमाणु अप्रसार संधि या एनपीटी
एनपीटी को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 12 जून 1968 को अनुमोदित किया गया था और यह 5 मार्च 1970 को प्रभाव में आई। एनपीटी एकमात्र ऐसी बहुपक्षीय बाध्यकारी संधि है जो परमाणु सशस्त्र देशों को निरस्त्रीकरण की दिशा में प्रतिबद्ध करती है, साथ ही परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को भी बढ़ावा देती है। अतः कथन 1 सही है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी इस संधि के अनुपालन की निगरानी के लिए नामित निकाय है। अतः कथन 2 सही नहीं है। IAEA निरीक्षण और सुरक्षा उपाय लागू करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परमाणु सामग्री का उपयोग हथियार निर्माण के लिए न किया जाए। अगला प्रश्न है, भारत में दलहनों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. वर्ष 2025 तक भारत विश्व में दलहनों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है। 2. भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन में दलहनों का योगदान लगभग 20% है। 3. रबी दलहनों का देश के कुल दलहन उत्पादन में आधे से अधिक हिस्सा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? यह सही है। A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C केवल 1 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वर्ष 2025 तक भारत विश्व में दलहनों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है। भारत वैश्विक दलहन उत्पादन का लगभग 25%, वैश्विक खपत का 27% और वैश्विक आयात का 14% हिस्सा। अतः कथन 1 सही है। दलहन खाद्यान्न के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल का लगभग 23% हिस्सा है, लेकिन भारत के समग्र खाद्यान्न उत्पादन में इनका योगदान केवल 7 से 10% है। अतः कथन 2 सही नहीं है। भारत में कुल दलहन उत्पादन में रबी दलहनों का योगदान 60% से अधिक है। प्रमुख रबी दलहनों में चना और मसूर शामिल हैं, जो उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सेदारी रखते हैं। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. पश्चिमी घाट अधिक निरंतर है और उनकी ऊंचाई पूर्वी घाटों की तुलना में अधिक है। 2. अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिमी घाट से उत्पन्न होती हैं। 3. पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों पर आकर मिलते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? ये सही है। A केवल 1 और 2, B केवल 1 और 3, C केवल 2 और 3, D 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचाई पर है और अधिक निरंतर है। उनकी औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनामुडी 2695 मीटर अनामलाई पहाड़ियों में स्थित है। इसके बाद डोटा बेट्टा 2637 मीटर नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। अतः कथन 1 सही है। इसके विपरीत पूर्वी घाट असंतत है और ऊंचाई में कम है तथा महानदी गोदावरी, कृष्णा व कावेरी जैसी नदियों द्वारा गहराई से कटाव किया गया है। पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ी श्रृंखलाओं में जावड़ी पहाड़ियां, पालकोंडा रेंज, नल्लामाला पहाड़ियां और महेंद्रगिरी पहाड़ियां शामिल हैं। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं। अतः कथन 2 सही है। पूर्वी और पश्चिमी घाट तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान कहाँ स्थित है? A पुणे, B हैदराबाद, C भोपाल, D नागपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C भोपाल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। NIH-SAD भारत की प्रमुख जैव सुरक्षा स्तर 3 सुविधा युक्त उच्च नियंत्रण प्रयोगशाला है, जो विदेशी तथा उभरते पशु रोग जनको रोग निदान तथा उच्च जोखिम वाले जीवों के जैव नियंत्रण पर अनुसंधान करती है। इसकी स्थापना वर्ष 1984 में उच्च सुरक्षा पशु रोग प्रयोगशाला के रूप में हुई थी तथा बाद में इसका नाम बदलकर भोपाल, मध्य प्रदेश में रखा गया। यह वन हेल्थ फ्रेमवर्क के तहत एवियन इन्फ्लुएंजा, न्यूकैसल रोग तथा अन्य सीमा पार और जेनेटिक रोगों के लिए एक संदर्भ प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अतः विकल्प C सही है। अगला प्रश्न है, किस आयोग ने पहली बार भारत में त्रिभाषा फॉर्मूले का विचार पेश किया था? A मुदलियार आयोग, B कोठारी आयोग, C राधाकृष्णन आयोग, D यशपाल समिति। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B कोठारी आयोग। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कोठारी आयोग 1964 से 66 ने त्रिभाषा फॉर्मूले का विचार पेश किया, जिसे बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल किया गया। NEP 1968 में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग की सिफारिश की गई तथा विश्वविद्यालय स्तर पर भी इन्हें अपनाने की वकालत की गई। अतः विकल्प B सही है। अगला प्रश्न है, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? A जिनेवा, B रोम, C न्यूयॉर्क, D पेरिस। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D पेरिस। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, जिसकी स्थापना मूलतः वर्ष 1924 में ऑफिस इंटरनेशनल डेस एपिजोटीज के रूप में हुई थी, एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। इसकी स्थापना वैश्विक रिंडरपेस्ट प्रकोप के प्रत्युत्तर में की गई थी।
WOAH को औपचारिक रूप से विश्व व्यापार संगठन के स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपायों के अनुप्रयोग के तहत पशु स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारक निकाय के रूप में मान्यता प्राप्त है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के तहत गैस्ट्रोनॉमी के शहर के रूप में मान्यता प्राप्त एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? ए हैदराबाद, बी लखनऊ, सी दिल्ली, डी अमृतसर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए हैदराबाद। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हैदराबाद भारत का एकमात्र शहर है जिसे UCCN के तहत गैस्ट्रोनॉमी का शहर का दर्जा प्राप्त है। इसकी स्थापना वर्ष 2004 में उन शहरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी जिन्होंने रचनात्मकता को सतत शहरी विकास के लिए एक रणनीतिक कारक के रूप में पहचाना है, अतः विकल्प ए सही है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। जम्मू कश्मीर में स्माइल योजना लागू करने वाला पहला जिला कौन सा था? ए श्रीनगर, बी जम्मू, सी उधमपुर, डी रियासी। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।